अवसर पर उसकी प्रासंगिकता को लेकर मधुपुर महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक सह झारखंड छात्र मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सत्यम कुमार ने लोगों को दिए संदेश। प्रोफेसर सत्यम कुमार हूल की इस 165वीं क्रांति बेला में वीर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हूल जोहार, जय भीम। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे वीर सिदो कान्हू के इस पवित्र धरा पर जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। निश्चित रूप से यह मेरे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। आज 21वीं सदी के इस प्रारंभिक बेला में निसंदेह आवश्यकता है 19वीं सदी के हूल के विशिष्ट तत्वों को आत्मसात करने का और आज के दौर में विघटित हो रहे समाज को हूल के मूल्यों पर पुनर्रूप से संगठित करने की आवश्यकता है। आदिवासी संस्कृति में वर्षों से सहभागी रहे दलितों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। दलित आदिवासी एकता को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। निसंदेह हम किसी भी आदिवासी क्षेत्र की बात करें, हम झारखंड की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें या हम लोग किसी भी आदिवासी बहुल राज्य की बात करें, तो हम देखते हैं कि आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर सहभागी बनकर हमेशा से दलितों ने अपने जीवन का निर्वहन किया है। हम किसी भी शादी समारोह में हम देख लें या किसी भी सांस्कृतिक परिदृश्य में हम गौर करें तो हम पाते हैं कि आदिवासियों के सांस्कृतिक तत्वों में प्रयुक्त होने वाली टमाक की बात हो, चाहे मांदर की बात हो या फिर घुंघरू की बात हो, यह कोई भी साधन बिना दलितों के सहयोग के संभव ही नहीं है। साथ ही हम लोग आदिवासियों के विवाह में पुरजोर तरीके से प्रयुक्त होने वाले ढोल की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते बिना दलित भाइयों के सहयोग की। निश्चित रूप से आदिवासी दलित सहभागिता के कारण से ही आज तक जिस भी क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए हो, चाहे वह हूल का आंदोलन हो, चाहे वह उलगुलान हो या फिर वह कोई भी आदिवासी नेतृत्व वाला विद्रोह हो या आंदोलन हो, उसमें दलितों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और न सिर्फ बढ़ चढ़कर भाग लिया अपितु कई दलित शहीद भी हुए। इसी का परिणाम है कि जब देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, तो संविधान के धाराओं में, संविधान के अनुच्छेदों के तहत आदिवासियों का संरक्षण तो किया ही गया, साथ ही साथ आदिवासियों के समान मानकर दलितों के भी संरक्षण के प्रावधान किए गए। इसी परिदृश्य में हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और कालांतर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान किए गए, जो निश्चित रूप से यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी और दलित एक ही धरा के रहने वाले हैं और एक ही संस्कृति के वाहक हैं। और इसी का परिणाम है कि हम लोग देखते हैं कि कालांतर में चलकर पूरे देश भर में आदिवासी और दलित एकता के कारण से एक शक्ति पुनर्स्थापित हुई। लेकिन कालांतर में कई चीज़ें बदलती गई। निश्चित रूप से कुछ तत्वों को आदिवासी और दलितों के इस एकता से डर लगने लगा, चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन कालांतर में हम पाते हैं कि दोनों ही समुदायों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, दोनों समुदायों के बीच में एक खाई बना दी गई। आज हम हूल की 165वीं दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर में भी हम पाते हैं, अगर हम भोगनाडीह की हम बात करें तो 30 जून में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, बहुत बड़ा हुजूम उमड़ता है, लेकिन उसमें दलितों की संख्या नगण्य होती है, जबकि शहीद होने वाले में दलितों की भी एक बड़ी संख्या थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक संक्रमण आया और जिसके कारण से आदिवासियों और दलितों के बीच में फूट डाला गया, और जिसका परिणाम है कि आज हम भारत देश की बात करें तो पूरे देश में लोकसभा के 126 लोकसभा के सदस्य, जिसमें से दलित लोकसभा के सदस्य 79 होते हैं एवं आदिवासी लोकसभा के सदस्य 47 होते हैं। दोनों की अगर सम्मिलित शक्ति हो तो हमारे आदिवासी और दलित सांसद 126 सदस्य लोकसभा में मौजूद रहते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आदिवासी विधायक 28 होते हैं और दलित विधायक 9 होते हैं, यानी कि हम लोग झारखंड में 37 सदस्य सम्मिलित रूप से आदिवासियों और दलितों के जीत कर जाते हैं। और झारखंड में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 41 विधायकों की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें से अधिकांश सदस्य आदिवासी और दलित के विधायकों के सहयोग से पूरी की जा सकती है। लेकिन
हम लोग देखें कि कई ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें दोनों के बीच फूट डाला गया, और झारखंड में तो ये फूट नज़र आता ही है, यह पूरे भारत देश में ही फूट नज़र आने लगा। आज अब जनसंख्या की बात करें तो 130 करोड़ की आबादी में आदिवासियों और दलितों की संयुक्त आबादी 40 करोड़ से अधिक है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों समुदायों को बांटने के कारण कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गलत दिशा में गया है। यह तो बात हो गई ऊपरी स्तर की। अगर हम लोग निचले स्तर की बात करें, हम लोग ग्रामीण स्तर की बात करें, तो सदियों से साथ साथ रहने वाले, सदियों से एक दूसरे के सहभागी बनकर रहने वाले आदिवासी और दलित के बीच फूट निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है और साफ साफ दृष्टिगोचर होती है। गांव में एक ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि आदिवासियों को न जाने किन वजहों से समझा दिया गया कि दलित उनकी तरह दिखते नहीं है, उनकी संस्कृति उनके तरीके से नहीं होती है, आचार व्यवहार उनके तरीके से नहीं होती है। इसका मतलब है कि दलित आदिवासियों से अलग हैं, और दलितों को समझा दिया गया कि दलित आदिवासियों की तरह नहीं दिखते, उनकी भाषा आदिवासियों से नहीं मिलते, इसका मतलब है कि दलित भी उनसे अलग है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दलित जो कि हजारों सालों से सहभागी रहे, और सहभागी रहने के कारण हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, संस्कृति के वाहक बने। लेकिन आज के दौर में ऐसा समय आ गया कि दलितों को भी अपमानजनक शब्द दीकू कहकर संबोधित किया जाने लगा, और कहीं ना कहीं यह संक्रमण रहा, जिसके कारण से चाहे हुल का स्थल हो या फिर उलगलान का स्थल हो, शहीद दलित भी हुए। लेकिन आज जब शहादत दिवस मनाई जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, तो दलितों की आबादी नगण्य होती है। तो निश्चित रूप से हुल की इस 165वीं क्रांति बेला में आवश्यकता है कि यह एकता पुनर्स्थापित हो। हजारों सालों से, सदियों से चली आ रही दलितों आदिवासियों की ताकत को सम्मिलित किया जाए, और इनके बीच में जो फूट डाल दी गई है उस फूट को पाटा जाए, और एक सम्मिलित रूप से दलित और आदिवासी अपना विकास करें, अपना उत्थान करें। इसी संदेश के साथ आप सभी को पुनः मेरा एक बार जय भीम, हुल जोहार।